ब्रर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शेडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और अगर नाम को देखें चैप्टर के, तो वो स्प्रिंग जो खो गया है, बट यहाँ पे स्प्रिंग का लिटरल मीनिंग नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग से मतलब है सबसे अच्छा टाइम। हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? शायद अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा, बचपना होता है। तो यहाँ पे ऑथर ने उन बच्चों की बात की गई है जिन्होंने अपना बचपना खो दिया है अपने अपने बचपन में ही। मतलब कि वो बच्चे हैं, बट उनको सोसाइटी कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस की वजह से ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनसे उनका बचपना खो चुका है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शायद मैं सोच रहा हूँ कि इनकी भी क्विक समरी टाइप कोई वीडियोस बना दूँ इंग्लिश के चैप्टर्स की। कि मान लो तुम्हारा पेपर है और तुम्हें पढ़ना है, तो अगर अगर मैंने वो बनाई होगी ना, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना। तो सबसे पहले आता है अबाउट द ऑथर, ही तुम पढ़ लेना। पता नहीं क्या है इसमें कुछ खास, लेकिन हाँ इतना तो मैं बता देता हूँ कि ये भी एक एक्सर्प्ट है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक से, जो इन्होंने लिखी है। तो इस चैप्टर में ना दो स्टोरीज ली है, मतलब दो बच्चों की स्टोरीज ली गई हैं। तो पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो इस टाइटल का मतलब तुम्हें बाद में समझ आएगा। सबसे पहले कहानी के हीरो का सुन लो। तो कहानी का हीरो है साहिब नाम का एक लड़का। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तुम्हारी मेरी एज का ही होगा। और साहिब बिलोंग करता है ढाका के ग्रीन फील्ड से, मतलब वहाँ पे ढाका में, बांग्लादेश में उनका खेत वगैरह होगा, और उनके बीच में उनका घर था, और वहाँ से उन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों? बेसिकली क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे वो खेती करके पैसे कमा सकें। स्टॉर्म्स वगैरह, साइक्लोन्स वगैरह वहाँ पे आते रहते थे। और ये बात उसको उसकी माँ ने बताई हुई थी कि हम लोग इसलिए वहाँ से छोड़ के आए हैं घर। और अब वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में कहीं रहते हैं, ठीक है। तो साहिब इतनी छोटी सी उम्र में रैग पिकिंग करता है। रैग पिकिंग मतलब कूड़े में से वो कुछ सामान उठाते हैं जिसे बेसिकली वो बेच सकें, मतलब रिसाइकल कंपनीज को दे सकें, या कुछ भी ऐसा मिल जाए उन्हें जिसे वो बेच के कुछ पैसे कमा सकें। तो बेसिकली जो हमारी जो लेखिका हैं उनको वो रोज़ सुबह सुबह रैग पिकिंग करता हुआ अपना दिख जाता है। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि तुम ये करते क्यों हो? तो वो जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ करने को है नहीं। तो ऑथर बोलते हैं कि तो स्कूल चले जाया कर। और ऑथर को ये बोलते ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये कितना बेकार आइडिया है। मतलब वो बेचारा, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और वो स्कूल की फ़ीस कैसे भरेगा, वो बुक्स की फ़ीस कैसे भरेगा? मतलब सब कुछ वो स्कूल जाने लायक है नहीं यार। और ये बहुत ही बेकार एडवाइस थी उसको। तो वो जवाब देता है कि आसपास कोई स्कूल है ही नहीं जिसमें मैं जा सकूँ, और जब बना लेंगे तो चले जाएंगे। तो ऑथर पूछते हैं कि अगर मैं बनाऊँ स्कूल तो आओगे उसमें? कहता हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। और ऑथर ने तो ये मजाक मजाक में कर दिया था, जैसे हम लोग भी करते हैं ना। मान लो हमारी गाड़ी कहीं सिग्नल पे रुकी, कोई मांगने वाला हमारे पास आया, हाँ, तो हम लोग कैसे उनके मज़े लेने लग जाते हैं कई बार, है ना। और उनके लिए वो क्या चीज़ होती है, तो वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद, मतलब ऑथर ने तो मज़े मज़े में कह दिया था, कुछ दिनों बाद वो वापस आता है उनके पास भागता हुआ कि आपका स्कूल बन गया, कितने दिनों में बनेगा, मैं आ सकता हूँ? फिर ऑथर ने रिप्लाई किया कि नहीं, स्कूल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऑथर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड थी, क्योंकि क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो पूरा ही नहीं कर सकते थे। और उनके वो खोखले से प्रॉमिस को उसने तो अपनी बिल्कुल ऐसे पक्की सी गांठ बांध ली थी ना उस बच्चे ने। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तुम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें और दुख मत दो यार। और फिर जब ऑथर कई महीनों से साहिब को जानने लग गई थी ना, तो एक दिन उन्होंने उससे उसका नाम पूछ लिया। और उसने रिटर्न में बोला कि साहिब, उसका पूरा नाम था साहिब आलम, और उसके नाम का मतलब नहीं पता था। अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता ना, कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो बेचारा कभी यकीन ही नहीं करता। तो यहाँ पे आयरनी देख रहे हो कि उसका नाम क्या है, उसके नाम का मतलब क्या है, और वो काम क्या कर रहा है। और उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था, और वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी गलियों में रैग पिकिंग करता हुआ घूमता फिरता रहता था। और उन बच्चों को ना, उनके दोस्तों की गैंग को लेखिका ने बोल रखा है बेयरफुट बॉयज़, और वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह है।
जैसे सुबह सुबह पंछी नहीं चहचहा रहे होते हैं और दोपहर को पंछी चले जाते हैं, ठीक है, कोई दिखता नहीं है, धूप हो जाती है ना, तो वो भी वैसे ही है, वो सुबह सुबह आ जाते हैं, सुबह सुबह अपनी रैक पिकिंग करके दोपहर तक गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स जो ऑथर है वो अब उन बच्चों को इंडिविजुअली पहचानने लग गई थी। तो वो उनसे एक दिन पूछ लेती है कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? तो एक लड़का बोलता है नहीं, वो तो मम्मी पापा ने मारने के लिए रखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो जवाब देता है कि मेरी मम्मी ना उनको शेल्फ से नीचे उतारती नहीं है, मतलब है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन वो उनको अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती। हाँ, और अगर उतार भी देगी ना तो इन्हें फेंक देगा। तो ये किसी और दूसरे लड़के ने बोला था। और उस लड़के ने क्या पहन रखा है? उसने एक शूज़ का पेयर पहना हुआ है जो कि बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग जूते हैं। और जब ऑथर ने कमेंट किया, मतलब पूछा कि ये क्या है, तो उसने अपने पैर शफल किए। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यार वो चाहता नहीं था कि कोई उसके जूतों के बारे में बोले, कोई उससे क्वेश्चन करे कि ये कैसा है। मे बी उसको इन्फीरियर फील हो, मे बी उसको बुरा फील हो, मतलब कि उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसे वो कहीं खोना नहीं चाहते हैं। तो वो चाहता नहीं था कि कोई उसके बारे में ऐसा बोले, तो बेसिकली वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर रहा था। अब वो ये बात चल रही थी और तीसरे बच्चे ने कह दिया कि आई वांट शूज़, मेरे को भी जूते चाहिए। और उस लड़के के पास जूते नहीं थे, वो नंगे पैर ही नंगे पैर ही घूमता था। उसने कभी कोई शूज़ का पेयर ओन नहीं किया था अपनी लाइफ में। तो अब ऑथर कहती है कि मैं इंडिया घूमती रहती हूँ, तुम गरीबों की तरह तो हूँ नहीं मैं, है ना, एक शहर से बाहर निकलते नहीं हो तुम लोग, तो मैं इंडिया घूमती रहती हूँ, आई एम रिच। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना, चाहे गांव के हो चाहे शहरों के हों, वो नंगे अरे नंगे पैर घूमते रहते हैं। और वो एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं है, ये ट्रेडिशन की वजह से है, कि उनका ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना। क्यों है ये नहीं पता, बट ऑथर को ये लगता है कि शायद ये उनका एक एक्सक्यूज़ है अपनी जो इतनी एडवर्स स्टेट है उसको छुपाने का। यार मेरी ना कानों में प्रेशर बहुत पड़ रहा है, एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया यहाँ पे शायद। ओह गर्मी, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए गर्मी में आके बैठता हूँ मैं, पता है, नहीं तो पंखे की आवाज़ आती रहती है। यार इतना कोई नहीं करता होगा यार, प्लीज़ यार प्लीज़, ऐसे मतलब एक कमेंट कर देना बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। खैर आगे आगे चलते हैं। तो अब जो ऑथर है ना वो एक स्टोरी बताती है हमें, मतलब प्रेजेंट में पास्ट की एक स्टोरी। वैसे स्टोरी तो पास्ट की होती है, स्टोरी सुन लो। तो उद्दीपी में जब वो थे तो उनको एक आदमी ने बताया था कि वो ना जब छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था, एक टेंपल को गुजरते हुए, एक मंदिर था रास्ते में, और वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे जाते जाते रुकता था और प्रे करके जाता था एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए। और उसी टेंपल में उसके जो फादर थे वो प्रीस्ट भी थे, मतलब पंडित थे। तो अब 30 साल बाद जो ऑथर है वो उसी टेंपल को विज़िट करती है जिसमें वो आदमी बताता था कि वो जाता था, और वो जाके देखती है कि वैसे तो सब कुछ ऐसे पुराना हो चुका है, खंडर टाइप हो चुका है, लेकिन ना वहाँ पे एक प्रीस्ट रहा करता था बैकयार्ड में मंदिर के। और वो देखती है कि वहाँ पे रेड प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई हैं, रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई हैं। और जो प्रीस्ट का लड़का है ना वो आता है स्कूल से, अच्छा ड्रेस्ड, शूज़ पहने हुए हैं, बैग टांगा हुआ है, और वो क्या करता है, वो आता है और अपना स्कूल का बैग चारपाई पे फेंक के अंदर चला जाता है शायद। सबको शोर अभी मचाना है। हाँ, तो वो जब ऑथर ये चीज़ देखती है कि हाँ अब उसने सब कुछ अच्छा अच्छा पहना हुआ है, यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह सब पहने हुए हैं, तो उसको याद आता है वो बच्चे जो प्रेयर करा करते थे कि हमें एक पेयर चाहिए बस शूज़ का और कुछ नहीं। और जब लकीली उन बच्चों को वो जूते मिल गए तो उनकी विश क्या रहती थी कि बस हम इन्हें कहीं खोए ना, ये टूटे ना, ये फटे ना, बस हमारे पास रहे सारा टाइम। तो बेसिकली टाइम कैसे बदल गया है ना, कि उस टाइम के प्रीस्ट के बच्चों के पास जूते नहीं थे और अब के प्रीस्ट के बच्चों के पास भी जूते हैं, बट अब क्या जो रैग पिकर्स हैं या उन जैसे कितने सारे बच्चे हैं उनके पास जूते तक नहीं है पहनने के लिए।
तो इसको शॉर्ट में बताऊँ तो वो कहना चाहते हैं कि प्रीस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो तब से अब तक मतलब 30 साल हो गए, तो वो प्रीस्ट का स्टैंडर्ड तो बढ़ गया, प्रीस्ट के बच्चे का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, लेकिन वो जो रैग पिकर्स हैं यार वो पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही हैं। तो अब इस पॉइंट में मैं तुम्हें एक जीवन की एक सीख देना चाहता हूँ। तो याद रखना, देखो अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है ना बार बार, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है बार बार, है ना, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस दिल पे हाथ रखना, ठीक है, और सोचना कि तुम इसी के लायक हो। बैड जोक बैड जोक। चलो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मैंने सोचा वो इतना बड़ा चैप्टर है तो उसमें बीच में थोड़ी बहुत चलता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। सबसे पहले एक्वेंटेंस मीन क्या कह सकते हैं, जानकारी, हाँ जानकारी कह सकते हैं। तो जो बेयरफुट बॉयज़ के साथ उनकी जानकारी थी वो ने लेकर गई सीमापुरी, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। और यहाँ पर एक मेटाफोरिकल एग्जांपल दिया हुआ है कि वैसे तो वो दिल्ली के पास ही था बट वो वैसे दिल्ली से बहुत दूर था, मतलब द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वी कैन से द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो वहाँ पे उनका इतना डिफरेंस था। तो दिल्ली में आप क्या डेवलपमेंट देखते हो, और वहीं सीमापुरी में आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि पता नहीं हम लोग कहाँ से बिल्कुल उस अलग ही दुनिया में आ गए हैं किसी ना। तो वैसे वो दिल्ली के पास है जियोग्राफिकली, बट मेटाफोरिकली वो दिल्ली से बहुत दूर है। तो सीमापुरी में ना स्क्वाटर्स रहा करते थे बेसिकली, वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं उस पर। और ये लोग आए हुए हैं बांग्लादेश से 1971 में। बेसिकली जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो ये लोग वहाँ से निकल गए थे और इंडिया में आ गए थे, और तब से ये लोग यहीं पे हैं, यहीं अपना घर बार चला रहे हैं, और तब से इनकी जनरेशन टू जनरेशन यहीं पैदा हो रही है और यहीं बन रही है। तो उस टाइम तो सीमापुरी वॉज अ विल्डरनेस। तो विल्डरनेस बेसिकली मतलब रहने लायक था नहीं वो, किसी भी सेंस में तुम ले लो तो विल्डरनेस एक ऐसी जगह होती है जो कि बिल्कुल अनहैबिटेबल होती है, जहाँ पे कोई रह नहीं सकता है। लेकिन विल्डरनेस तो अभी भी थी, बट अब एम्प्टी नहीं थी। पहले एम्प्टी और विल्डरनेस थी बट अब एम्प्टी नहीं है। तो वहाँ पे उन लोगों के घर कैसे हैं, मड के बने हुए हैं, और रूफ़ जो है वो टिन की हैं, एंड टारपोलिन वो बेसिकली ब्लू कलर सा वो नहीं होता प्लास्टिक जिनसे कट्टे बनते हैं बेसिकली, तो वैसा सा एक कपड़ा सा होता है ये मान लो। और ना वहाँ पे रनिंग वाटर है, ना वहाँ पे सीवेज है, ना वहाँ पे ड्रेनेज है, और वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं। और वो लोग वहाँ पे करीब 30 सालों से रह रहे हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी, क्योंकि इंडिया के तो है नहीं वो लोग। बट उनके पास राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, और उन्हें राशन कार्ड की वजह से अपना खाना पीना सब मिल जाता है। और उनके पास राशन कार्ड कैसे आया, मे बी जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो बनवा के दे देते हैं ताकि वो उनके लिए वोट डाल सकें। दैट्स व्हाट द थ्योरीज से। एंड ऑफ कोर्स फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। और कुछ टैटर्ड साड़ीज़, मतलब कुछ फटी हुई साड़ियों में औरतें खड़ी होती हैं और वो बोल रही होती हैं कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपने परिवार को कुछ खिला के सुला सकें, ना कि भूखे पेट और जिस पेट में दर्द हो रहा हो, तो हम लोग यहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे उन खेतों से जो हमें ग्रेन्स देते ही नहीं थे। और ये उन्होंने तब बोला था जब ऑथर ने उनसे पूछा था कि तुम लोग यार इतने अच्छा सुंदर सा खेत और नदी वगैरह तुम छोड़ के क्यों आ गए। तो जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं अपने तंबू से गाड़ लेते हैं, और वहीं वो बच्चे पैदा करते हैं, और वहीं उनके बच्चे बड़े होते हैं, और वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं। और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब है रैग पिकिंग। और इन सालों में जो रैग पिकिंग है ना वो एक फ़ाइन आर्ट की तरह माना जाता है। जैसे हम आर्टिस्ट को इज़्ज़त देते हैं ना, वैसे वहीं पे लोग रैग पिकिंग करने वालों को इज़्ज़त देते हैं। और मतलब अब जो है वो जो गार्बेज है, जो हम लोग कूड़ा जो फेंक देते हैं, वो उनके लिए गोल्ड है, और यही उनका डेली ब्रेड है। मतलब कि रोज़ का खाना पीना इसी से होता है। उनके सर पे जो छत है वो रैग पिकिंग की वजह से होती है।
और इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, मतलब कि चाहे वो रूफ इतनी स्ट्रांग नहीं है, लीक कर रहे हैं जगह जगह से, बट एटलीस्ट रूफ तो है। लेकिन ये बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ और है। साहिब बताता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। तो कभी कभी ढूंढते ढूंढते रैक पिकिंग करते करते उसे 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, या कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और जो ऑथर है वो कहती हैं कि अगर आपको कूड़ा खोदते खोदते एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप खोदने से रुकोगे नहीं, इन द होप कि आपको कोई और सिक्का भी मिल जाए शायद। अब यहाँ पे ना टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि कुछ लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे जो सिल्वर कॉइन है ना, उसको लिटरली सिल्वर कॉइन बताते हैं कि कभी कभी मान लो किसी, मतलब करोड़ों लोग कूड़ा फेंकते हैं तो कई बार गलती से कोई गोल्ड की रिंग गिर गई या सिल्वर कॉइन गिर गया ऐसे ही कूड़े में, और वो उन्हें मिल गया। और दूसरे जो टीचर्स होते हैं वो इनको मेटाफोरिकली पढ़ाते हैं कि सिल्वर कॉइन से मतलब जितना सिल्वर हमारे लिए प्रीशियस है, उतना वो 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट उन बच्चों के लिए प्रीशियस है। तो मैं कहूँगा यार कि इसको ना तुम लोग एक बार अपने टीचर से कंफर्म करना कि तुम्हारे टीचर के हिसाब से मेटाफोरिकली वो है या फिर लिटरल एग्जाम्पल है, क्योंकि एंड में तुम्हें वही करना है ना जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। और उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो रैग पिकिंग है ना, वो बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है बिल्कुल। बड़ों के लिए बस वो एक सर्वाइवल का जरिया है कि उन्हें तो बस सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, खाना खाना है और छत चाहिए उन्हें सर पे। बच्चों के लिए इट्स मोर लाइक अ फन एक्टिविटी, मतलब वो वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कभी कभी उनको कुछ मिल जाता है, जैसे पैसे मिल जाते हैं और उनसे वो कुछ खरीद लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी करते हैं। बट बेसिकली बच्चों के लिए इट इज़ मोर लाइकली अ फन एक्टिविटी, मतलब वो इन्जॉय करते हैं उसको, वो एडवेंचरस लगता है उन्हें। तो एक सर्दियों के दिन में मॉर्निंग में जो ऑथर है उसको साहिब ना एक पास के ही एक क्लब के फेंस्ड गेट पे खड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। तो वो पीप कर झांक रहा होता है अंदर, और अंदर अंदर 2 लोग वाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे होते हैं। और वो ऑथर को बताता है कि हाँ उसे ये गेम पसंद है, और वो अंदर जाता है जब आसपास कोई भी नहीं होता, तो गेट कीपर उसे जाने देता है और वो वहाँ पे स्विंग्स झूलता है। स्विंग्स पता है ना क्या होती हैं, जो जिन पे हम लोग खड़े होके ज़्यादा और बैठ के कम झूला करते थे, वही। और ऑथर देखते हैं कि साहेब ने भी ना टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, जो कि उसकी गंदी शर्ट और शॉर्ट्स से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, मतलब साफ़ थे काफ़ी। तो वो उन्हें बताता है कि किसी ने उसे ये दे दिए हैं। तो बेसिकली वो शूज़ किसी अमीर बाप के अमीर लड़के ने फेंक दिए थे, क्योंकि उन जूतों में से एक जूते में होल हुआ था, होल, छेद, बस एक छोटा सा। लेकिन साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जो गेम वो देख रहा था इंटेंटली मीन्स ईगरनेस या क्यूरियोसिटी के साथ, तो वो खेल नहीं सकता था, वो उसकी रीच में नहीं थी गेम। तो मेरे ख्याल टाइम बीत जाता है और आज की बात करते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब अपने रास्ते पे होता है, मिल्क बूथ के रास्ते पे, ठीक है। तो और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर होता है, बेसिकली दूध का डोलू, फॉर इंग्लिश लवर्स द यूटेंसिल इन विच यू कैरी मिल्क, ओके। तो अब बेसिकली जो साहिब है उसको एक टी स्टॉल पे काम मिल गया है, और उसे इस काम के, यार कुत्ते इतने भौंक रहे हैं यहाँ पे, और उसे इस काम के 800 रुपये मिल जाते हैं, और सारी उसका जो खाना है सुबह दोपहर शाम का वो भी हो जाता है। तो ऑथर पूछती है कि तुम्हें ये काम पसंद है? तो वो देखती है कि उसके चेहरे पे ना एक बड़ा केयरफ्री सा लुक है, मतलब ज़्यादा टेंशन वाला लुक नहीं है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं खास उसके पास, तो इसलिए उसके चेहरे पे केयरफ्री लुक है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। तो यहाँ पे वो बेसिकली कहना चाहते हैं कि मेटाफोरिकली कि जो उसका जो बैग था रैग पिकिंग वाला, जिसको रैग पिकिंग में यूज़ करता था, वो लाइट था, लाइट इन द सेंस कि वो उसका खुद का था, ठीक है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं, इन तीनों लाइनों को बताता हूँ, कि जो बैग था उसका वो खुद का था, लेकिन स्टील कैनिस्टर ये शॉप के मालिक का है।
तो अब साहिब को इस बंदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है, वो अब इस बंदे का गुलाम बन चुका है। तो इसलिए उसको मेटाफोरिकली हैवी बोला गया है कि जो कैनिस्टर है वो उसके बैग से भारी है, क्योंकि अब उसको उसके नीचे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ही वॉज फ्री ना। तो इसलिए साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो ये थी भाई पहली स्टोरी, ठीक है। तो मैं नहीं पता, मैंने इसको 4 टेक में बनाया, 4 टेक। गर्मी लगती है ना तो गर्मी में बैठा नहीं जाता। तो भाई अब मैं मेरे ख्याल बाद में करूँगा दूसरी वाली की रिकॉर्डिंग। तो चलो ये तो ख़त्म हुआ। तो हेलो कैसे मैं वही नहीं सेम वीडियो चल रही है ना। हो सॉरी वो अगले दिन कर रहा ना तो मेरे को याद नहीं रहा। बाय द वे हम लोग कहाँ पहुँचे थे? स्टोरी ख़त्म कर चुके थे पहली वाली, अब हम लोग करने वाले हैं दूसरी वाली। तो दूसरी वाली स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और इस स्टोरी का जो हीरो है उसका नाम है मुकेश। अंबानी नहीं, बस मुकेश। और मुकेश चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। मोटर मैकेनिक मतलब गाड़ियों वाला मैकेनिक। तो ऑथर ने उससे पूछा कि तुम्हें पता भी है गाड़ियों के बारे में कुछ? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं गाड़ी चलानी सीख ज़रूर लूँगा। तो जो ऑथर है उनको लगता है कि उसका ना जो ड्रीम है वो एक मिराज की तरह है। मतलब कैसे ना रेगिस्तान में जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोगों को मिराज दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली एक रेगिस्तान में एक पानी का तालाब मान लो तुम लोग। तो वो भ्रम होता है बेसिकली। तो वो एक मिराज की तरह है। और एक जो फिरोज़ाबाद की जो दस्ती स्ट्रीट्स हैं उनके बीच में। तो अब हमें पता है कि ये कहाँ है स्टोरी, ये फिरोज़ाबाद की है। और धूल भरी गलियाँ हैं और उनके बीच में ये बेचारे का एक सपना है जो कि मिराज जैसा है। वैसे ना मैं एडिट करते देख रहा था यार, वो 20 मिनट की बन गई यार पहला पार्ट। तो इसका यार एक बड़ा चैप्टर है यार ये तो। और ये भी 4 पेजों का रह गया, बहुत बड़ा यार ये तो। अच्छा, और जो फिरोज़ाबाद है ना वो फेमस है उसकी चूड़ियों के लिए। तो जैसे सीमापुरी में सिर्फ रैग पिकिंग चलती थी, फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार किसी न किसी तरीके से बैंगल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। और बताया हुआ है फिरोज़ाबाद के बारे में। तो फिरोज़ाबाद ना इंडिया की कैपिटल है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। तो और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो जनरेशन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब कोई दादा काम कर रहा होता है, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, वो भी वहीं काम करती है, और फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, वो भी वहीं काम करती है। तो वो लोग क्या काम करते हैं? फर्नेंसेस के अराउंड, मतलब जो भट्टियाँ हैं उनके अराउंड काम करते हैं, वेल्ड करते हैं ग्लास को, और बैंगल्स बनाते हैं पूरे देश की औरतों के लिए। और वैसे ही एक परिवारों में से मुकेश की फैमिली भी है। और मुकेश और उसकी फैमिली को ये पता नहीं है कि उसके जितने बच्चों का ना ऐसे काम करना इलीगल है। मतलब वैसी भट्टियाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, छोटे छोटे बहुत ही कोजी से सेल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कमरे होते हैं जहाँ पे एयर लाइट का नामो निशान नहीं होता है। और इनकी वजह से उनकी जो आँखों की रोशनी होती है वो भी कम हो जाती है। और अगर ये लॉ एनफोर्स्ड कर दिया जाता है ना, तो उस जैसे 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों से बाहर निकल जाएंगे। तो मुकेश ऑथर को ना अपने घर लेके जाता है और काफ़ी प्राउडली बताता है कि हमने हमारा घर ना रीबिल्ड किया है। नाउ देयर इज़ अ रीज़न वाई ही सेड इट प्राउडली, क्योंकि ऐसा होता है कि अब आपका ख़ानदान पूरा चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। तो चूड़ी बनाने में इतना पैसा नहीं है क्योंकि आप मजदूर लोग हो। तो आपने जितना, मतलब आपके पुश्तों ने जितना घर खड़ा कर दिया ना, आप उतने में ही सुखी रहो, ठीक है। आमतौर पे लोगों को नहीं मिलता चांस कि वो घर को रीबिल्ड कर पाए, लेकिन इन्होंने रीबिल्ड किया था। दैट्स वाई ही वॉज प्राउड ऑफ इट कि हाँ, हमने रीबिल्ड किया है भाई। अच्छा, वैसे आई जस्ट नोटिस्ड इफ़ यू विल टॉक इन इंग्लिश ना, यू विल साउंड मच मोर सोफिस्टिकेटेड। अदरवाइज हिंदी को कोई नहीं पूछता। बट सिंस आई वॉन्ट टू साउंड सोफिस्टिकेटेड, आई टॉक मोस्टली इन इंग्लिश नाउ। आई ट्राई टू। एनीवेज आगे चलते हैं। और तो वो उसे अपने घर लेके जाता है ऑथर को, और वो उसको गलियों में घुमाता है। तो गलियाँ कैसी हैं? गलियाँ कूड़े से भरी हुई हैं और स्टिंक कर रही हैं, मतलब स्मेल आ रही है कूड़े की। और उन्होंने वहाँ पे घर देखे
छोटे छोटे से घर थे जो पुराने हो चुके थे, दीवारें उनकी टूटी हुई थी और काफ़ी एंशियंट टाइप लग रहे थे। और दरवाजे वहाँ के ऐसी आवाज़ निकालने वाले थे। एंड देयर वर नो विंडोज इन द हाउस एंड क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमीवल स्टेट। अब यहाँ पे क्या कि वहाँ पे लोग भरे हुए थे लोग, और तुमने देखा होगा तो बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा जानवर रख लेते हैं लोग, चाहे वो गली के कुत्ते हों या फिर घर में गाय भैंस हो या कोई भी ऐसा एनिमल, शीप हो या कुछ भी ऐसा रख लेते हैं वो लोग। तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जानवर और इंसान ऐसे रह रहे थे जैसे प्रीमियल मीन्स प्रीमीवल मीन्स जो हिस्ट्री, मतलब जो एंशियंट टाइम था ना, एंशियंट टाइम का भी स्टार्टिंग डेज, बिल्कुल इतना पुराना टाइम। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो तब के टाइम से, मतलब वो तब की टाइम की फैमिलीज़ देख रहे हैं, तो तब ऐसे इंसान और जानवरों में रिलेशन हुआ करते थे और अब उन्हें यहाँ देख रहे हैं, तो वो उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे किसी घर पे वो रुक जाता है, दरवाजे पे रुक जाता है और वो पैर से उसको टंग टंग करता है। आयरन का गेट होता है और वो भी ऐसे आवाज़ कर रहा होता है, पुराना सा गेट होता है, और वो उसको पुश करके खोल देता है और वो लोग एंटर करते हैं एक हाफ बिल्ड शैक में। शैक पबजी वालों को पता होगा क्या होता है, बेसिकली एक कच्चा पक्का सा हट कह सकते हो तुम लोग उसको, हाँ एक कच्ची पक्की सी हट। तो ऑन द वन साइड इट वाज थैच्ड विद डेड ग्रास। थैच्ड मतलब कवर्ड कह सकते हैं, हाँ कवर्ड विद डेड ग्रास। डेड ग्रास क्या, वो लंबी लंबी सी घास होती है ना ब्राउन कलर की, उससे कवर हुआ था छत। और क्या था, एक चूल्हा था जिस पे एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था और बर्तन में पालक बन रहा था। और उन्होंने देखा कि ग्राउंड पे एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर रखा हुआ है, कह सकते हैं वो परात होती है ना जिसमें आटा गूंथते हैं, तो वो कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी और एक ठीक ठाक यंग सी लड़की पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। और उसने धुएं, मतलब तो चूल्हे से जब तुम फूंक मार दोगे तो धुआं उठता है ना, तो धुएं से भरी हुई थी आंखें उसकी। बट उसने ऑथर को देखा और उसने स्माइल किया, तो वो थी वाइफ मुकेश के बड़े भाई की, मतलब मुकेश की भाभी लगी वो। लेकिन वो मुकेश से कुछ खास बड़ी नहीं थी, बट हाँ अब उसे रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी अपने घर में बहू के तौर पे। और वो अपने ससुर, अपने पति और अपने देवर तीनों को संभाला भी करती थी। वैसे औरतें ही संभाल सकती हैं मर्दों को, मर्द नहीं संभाल सकते औरतों को। और जैसे ही मुकेश के डैड आते हैं, वो क्या करती है, वो घूंघट ओढ़ लेती है। तो मतलब कि सेंसिबल भी है, मतलब ट्रेडिशनल भी है। तो मुकेश के जो डैड थे वो एक बैंगल मेकर थे। उससे पहले वो एक टेलर का काम कर चुके थे और उसके बाद वो एक बैंगल मेकर बने, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए दोनों ही अपने प्रोफेशंस में। और वो अपना घर रेनोवेट नहीं करवा पाए और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ऑल ही कुड डू वॉज टीचिंग देम वट ही नोज, दैट इज़ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। फिर पीछे से मुकेश की दादी बोलती हैं कि इट्स हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। तो मतलब कि ये जो काम वो लोग कर रहे हैं वो उनकी किस्मत में है। और उन्होंने अपने पति को खुद अंधा होता हुआ देखा था, मतलब उनकी आई साइट इतनी वीक हो गई थी, वो ग्लास को पॉलिश कर करके वहाँ पे काम कर करके चूड़ियाँ बना के। तो वो पूछती हैं कि ये जो हमें जो लीनिएज जो मिला है गॉड से, लीनिएज मीन्स पुश्तैनी जो काम मिला है जो हमें ये बैंगल्स बनाने का, ये करने का, तो क्या ये ख़त्म नहीं हो सकता? तो देखो वो लोग एक ऐसी जगह में पैदा हुए थे जहाँ पे सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स हैं। तो उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा अपने घर में, अपने यार्ड में, दूसरों के घर में, दूसरों के यार्ड में, हर फिरोज़ाबाद की गली में उन्हें सिर्फ बैंगल्स ही दिखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, कैसे बैंगल्स के जो पैक आते हैं ना वो, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब लगभग उन्होंने सारे कलर्स की बैंगल्स देख लिए हैं। और बैंगल्स बनाने के जो मोल्ड्स होते हैं, जिन ढांचों में बैंगल्स बनती हैं,
वो घरों के गंदे दिखने वाले यार्ड्स में पड़ी रहती है। अनकैम्प्ड मीन्स गंदे दिखने वाले। पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, मतलब पाइल्ड मतलब कि ढेरी लगी होती है। 4 पहिए वाली हैंड कार्ट्स मतलब वो कार्ट, जैसे तुम शॉपिंग करने जाते हो तो जो ट्रॉली लेते हो बेसिकली इट इज़ अ कार्ट, तो वो हैंड कार्ट्स जो हाथों से चलती हैं उनमें उनकी ढेरी लगी होती है। और उन कार्ट्स को चलाते कौन है? कुछ जवान लड़के चलाते हैं। ऑफ कोर्स बुड्ढा में इतनी जान थोड़ी ना होगी यार। और वहाँ पे डार्क हटमेंट्स होते हैं, बेसिकली हट्स तुम मान सकते हो, जो कि डार्क होती है, मतलब वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और वहाँ पे सिर्फ कितनी लाइट होती है, सिर्फ एक ऑयल लैम्प जलाया होता है ना, और उतनी लाइट होती है। और वहाँ पे छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं और वेल्ड करते रहते हैं वो ग्लास के पीसेस बैंगल्स में। अब क्योंकि वो सारा टाइम डार्कनेस में काम करते रहते हैं तो उनकी आइज़ लाइट से ज़्यादा डार्क में एडजस्टेड हैं, और कई बार वो अंधे हो जाते हैं जब तक वो अपने एडल्टहुड में पहुंचते हैं। अंधे नहीं भी होते हैं तो काफ़ी वीक आई साइट हो जाती है उनकी। हाय यार, अभी भी 2 पेज रहते हैं यार, कितना बड़ा चैप्टर है यार ये भी 20 मिनट के ओके मानने ही लगता है। तो अब ऑथर हमें एक सविता नाम की लड़की के बारे में बताते हैं। तो काफ़ी यंग लड़की होती है और उसने एक डल पिंक ड्रेस पहन रखी होती है, और वो एक एल्डरली वुमेन के साथ बैठी होती है, शायद वो उसकी दादी हो या नानी हो, और वो चूड़ियों के पीसेस को सोल्ड कर रही होती है, मतलब जोड़ रही होती है। एंड वो इतनी सही तरीके से इतनी जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, तो उसके हाथ ऐसे चल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये तो काम मशीन कर रही है। और फिर आकर सोचते हैं कि ये जो चूड़ियाँ बना रही है, इसको इसकी सेक्रेटनेस या होली कल्चर के बारे में पता होगा, मतलब कि ये कितनी मानी जाती हैं, कितनी पवित्र होती हैं। ये एक इंडियन वुमेन के सुहाग को दर्शाती हैं, बेसिकली उनके हस्बैंड को दर्शाती हैं, और शादियों में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। देखो अभी मैं इंग्लिश कर रहा था, अब मैं महत्वपूर्ण पे आ गया यार, हिंदी निकल ही जाती है यार। तो भाई एक दिन उस लड़की की भी शादी हो जाएगी, एक दिन वो भी ऐसे चूड़ियाँ पहन के अपनी रिस्ट, मतलब बिल्कुल ऐसे हाथों पे अपना रेड सा घूंघट करे, हाथों में मेहंदी लगाए बैठी होगी दुल्हन बने, जैसे कि उसके साइड में बैठी हुई औरत बनी होगी कभी। और उस एल्डरली लेडी ने अभी तक बैंगल्स पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में लाइट थी नहीं, मतलब कहना ये चाहते हैं कि बहुत टाइम से काम कर रही होगी तो आंखों की रोशनी इतनी अच्छी थी नहीं। और वो क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो बेसिकली वो कहना चाहती है कि एक बार भी पूरी लाइफ टाइम में उसने पेट भर के एक बार की मील नहीं ली है। और आंटी के जो अंकल थे, मतलब वो साइड में से कहते हैं, मुझे तो चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई आता नहीं है काम, और जो भी कुछ मैं कर पाया हूँ बस इतना ही कर पाया हूँ कि एक घर बना दिया मैंने अपने घर वालों के लिए। और ये सुन के कोई भी ये सोचेगा कि हाँ यार, उस बंदे ने एक ऐसा काम कर दिया है जो मोस्टली लोग पूरी लाइफ टाइम में भी अचीव नहीं कर पाते हैं, घर बनाना। गेस करो अभी अभी फ़ोन में किस चीज़ की नोटिफिकेशन आई? पबजी की। मतलब खुद ही अपने दुख तिरक पे हाथ रख दिया यार, बस मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कभी तो ये बैन हटे और हम खेलें दोबारा से। अगर तुम लोग फ्यूचर में देख रहे हो ऐसे 2-3 या 5-10 साल बाद, तब शायद हट गया हो बैन, तब तक तो खेल सकते होंगे शायद। एनीवेज नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो जो भी नई नई जनरेशन्स होती हैं उनके पास कुछ और चारा नहीं होता है, सिर्फ जो भी उनके पेरेंट्स का काम है बेसिकली बैंगल मेकिंग, उसी को फॉलो कर लेते हैं बेचारे मुंह लटका के। और हर घर की यही कहानी होती है कि उनके पास पैसे नहीं है, खाने को खाना नहीं है, घर में छत नहीं है। तो हाँ, बहुत दुखी चल रहा है सब कुछ। और ऐसा लगता है कि फ़िरोज़ाबाद में काफ़ी लिटिल मूव हुआ है, मतलब कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है फ़िरोज़ाबाद में। और ये जो सारी कंडीशंस हैं, इतनी हार्श जो कंडीशंस हैं, उसने क्या कर रखा है, उसने ना जो नए जो माइंड्स हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनकी थिंकिंग स्किल्स, उनके ड्रीम्स, उनकी सारी इच्छाएं वो सारी ख़त्म से कर दी हैं।
तो इस पैराग्राफ में 2 वर्ड्स मेरे को दिखे, लेमेंट। लेमेंट मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सैड ग्रीफ, मतलब सैड या ग्रीफ मतलब दुखी वाला एक्सप्रेशन। और टॉयल, टॉयल मतलब कि एक्सेसिव फिजिकल लेबर वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कठिन फिजिकल वर्क। तो अब जो ऑथर है ना वो कुछ बंदों से पूछती है कि तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो कोऑपरेटिव्स में। मतलब तुम अपनी चूड़ियाँ बनाते हो तो खुद ही बेच दिया करो, तुम लोग मिडिल मैन को क्यों देते हो चूड़ियाँ बेचने के लिए। तो मिडिल मैन क्या करता है, मिडिल मैन बेसिकली चूड़ियाँ तो हाई दामों में बेच देता है, बट यहाँ से बहुत ही लो कॉस्ट पे ख़रीदता है, और एक तरीके से इनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लें, अगर हम लोग ये कर भी लें तो उनकी पहुंच इतनी है मिडिल मैन और बिजनेसमैन्स की कि वो पुलिस को कह देंगे और पुलिस हमें मारेगी जैसे हमने कोई इलीगल काम करा है। मतलब ऐसा उन्हें समझेंगे, वो लोग समझेंगे कि हमने इलीगल काम करा है, हमें मारेगी पीटेगी और जेल में डाल देगी। और ना तो हमारा कोई लीडर है और ना ऐसा कोई बंदा जो हमारी हेल्प कर सके। और इस चक्कर में तो उनके फादर्स, उनके 4 फादर्स मतलब दादा परदादा सब इसी चक्कर में पड़े हुए थे। कोई अब ऐसे एक जाल सा बुन चुका है और इससे हम लोग बाहर निकल नहीं सकते बहुत आसानी से। और ऑथर ये बात सुन रही होती है और उससे अब 2 वर्ल्ड्स की इमेजिनेशन होती है। पहला तो वो जहाँ पे वो वाली फैमिलीज़ रहती हैं जो इस पॉवर्टी के जाल में फंस चुकी हैं, मिडिल मैन उन्हें एक्सप्लॉइट करते रहते हैं और उनका यही है बस अब तो ज़िंदगी, क्योंकि वो पैदा इसी कास्ट में है तो वो काम भी यही कास्ट वाला करेंगे। और दूसरा है एक विशियस सर्कल साहूकार्स का, मिडिल मैन, पुलिस मैन, जितने भी लॉ के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। मतलब बेसिकली वो सारे लोग जो जिनको इनके लिए काम करना चाहिए और मोस्ट ऑफ देम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे मिलके ना जो नए नए जो बच्चे हैं, जो शरीफ से बच्चे हैं, उन पे एक बोझ सा डाल देते हैं जो कि इनकी सोच को दबा देता है। तो बस वो क्या करता है, बस वो जैसे मतलब मैच्योर होने से पहले ही वो बस इसको अपनी सच्चाई मान लेता है और अपने बाप की तरह वो भी इसी काम में लग जाता है। मतलब कुछ और करने के बजाय, कुछ नया करने के बजाय, कुछ डेयरिंग करने के बजाय वो बस इसी भेड़ चाल में चल पड़ता है। और यहाँ के बच्चे काम करेंगे भी नहीं कोई हट के ना, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में ही नहीं है। बट जब ऑथर को मुकेश में कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ वो कुछ यहाँ से हट के करना चाहता है तो ऑथर बड़ी खुश होती है। तो मुकेश दोबारा कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं गैराज जाके काम सीख लूँगा। लेकिन गैराज तो काफ़ी दूर था उसके घर से। तो वो कहता है कि हाँ कोई नहीं, मैं चल के चला जाऊँगा। तो ऑथर पूछते हैं कि अच्छा तुम गाड़ियाँ तो ठीक कर लो, तुम्हारा कभी ऐसे एयरप्लेन उड़ाने का मन करता है क्या? तो वो अपना सर झुका लेता है और चुपचाप कहता है नहीं। तो उसके इस नहीं में ना थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी थी, बट वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट थी, वो रिग्रेट नहीं था कि यार मैंने सपना क्यों देख लिया, ऐसे पूछ लिया इसने तो। और क्योंकि वो अभी तक रिग्रेट नहीं बना था तो हाँ जो भी उसका सपना था मैकेनिक बनने का वो कर सकता था पूरा। और वो थ्योरी लगाते हैं यहाँ पे ऑथर कि हो सकता है कि ना इसको मैकेनिक बनने का इसलिए चढ़ा हो शौक क्योंकि इसने अपने आसपास गाड़ियाँ बहुत देखी हैं, लेकिन फिरोज़ाबाद के ऊपर से प्लेन्स बहुत कम जाते हैं। अब यहाँ पे एक दोबारा से एक मेटाफोरिकल एग्जांपल है, मतलब वही टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इसका लिटरल मीनिंग लेता है कि प्लेन्स फ्लाई नहीं करते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि जो भी लोग फिरोज़ाबाद में रहते हैं उन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, उनकी कंडीशन जैसी है वो वैसी में पड़े रहते हैं, कोई इनके बेटरमेंट के लिए काम नहीं करता है। पता है यार, मैं ना पर्सनली सोचता हूँ कि अगर कभी ज़िंदगी में भगवान ने मौका दिया ना, तो अगर इस लायक बने हम लोग कि कुछ कर सके हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं और ये सब कर पा रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, तो मेरा बहुत मन करता है कि एटलीस्ट एक यार ज़िंदगी में किसी एक बंदे की अगर मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी सुधर जाए ना, तो उससे बड़ा अच्छा काम मेरे को तो नहीं लगता कुछ हो सकता है। बस ऐसे ही सोचा तुम्हारे साथ अपनी थोड़ी सी व्यूज़ शेयर कर दूँ। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, हो गया चैप्टर तुम्हारा। अच्छा अब जाते जाते एक बात बताता तुम्हें, अभी कटरीना कैफ ना शूटिंग करते हुए इंजर्ड हो गई, तो वो एक इम्पॉसिबल स्टंट कर रही थी।
पता है क्या कर रही थी? एक्सप्रेशन देने की कोशिश। तो ठीक है यार, दैट्स इट फॉर टुडे। हो गया तुम्हारा चैप्टर, तो अब हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, सायोनारा।